तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे खास प्री इलेक्शन बुलेटिन 23 में प्रदेश 24 में देश। और अब खास मुलाकात सेगमेंट में इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ में छत्तीसगढ़ की सियासत के एक अहम किरदार मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। 2018 में बम्पर जीत मिली थी, एक ऐसी जीत जो कमूमन पूरे देश में एक अलग तरह की नज़ीर मिली। अब 2023 में फिर से चुनाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पिछली जो लैंडमार्क था उसको लेकर चुनौतियां होंगी जाहिर तौर पर वापस पाने की, क्या रणनीति चल रही है? देखिए, जो घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी हुआ था उसमें अधिकांश पूरे हो गए। जो सबसे बड़ा वायदा था, जो आर्थिक रूप से किसानों को संपन्न करने वाला 2500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी का वायदा कांग्रेस पार्टी ने किया था। और वन क्षेत्र में यदि आप देखें तो जो तेंदुपत्ता का संग्रहण मूल्य होता है वो प्रति मानक बोरा 2500 से बढ़ाकर 4000। अब इन दोनों वायदों के ऊपर आप नज़र डालेंगे तो 2500 से लेकर 4000 प्रति मानक बोरा तेंदुपत्ता का संग्रहण लगातार सरकार बनने से अब तक चल रहा है जी। धान खरीदी में 2500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से पहले साल पेमेंट डायरेक्ट खरीदी के साथ ही हुआ, लेकिन अगले साल जैसे ही मतलब 2019 उसमें जो धान खरीदी 18-19 में हुआ तो 18-19 का पेमेंट जो हुआ है वो पेमेंट डायरेक्ट 2500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदते समय कर दिया गया। लेकिन जब 19-20 पहुंचा तो उस समय भारत सरकार की तरफ से ये चिट्ठी आ गई कि समर्थन मूल्य से अधिक यदि आप भुगतान करेंगे तो भारत सरकार में आपको जो चावल है FCI के माध्यम से जमा होता है वो नहीं लिया जाएगा। तो कांग्रेस ने भारत सरकार के अड़ंगा लगाने के बावजूद भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना बनाई और बनाने के बाद लगातार वो अंतर की राशि उनके खाते में डाल रहे हैं। इसके अलावा प्रति एकड़ के हिसाब से जो धान की खेती को धान के जो लगाते हैं उसको छोड़कर यदि अन्य फसल लेगा तो उसको एक बार के लिए 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाना है। और यदि धान की खेती छोड़कर वो वृक्षारोपण करेगा तो 10,000 रुपये प्रति एकड़ 3 वर्षों तक दिया जाना है। तो ये इस तरीके से जो आर्थिक रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि जो ग्रामीण क्षेत्र है जो कि लगभग 80% छत्तीसगढ़ को कवर करता है, तो वो एक तरफा समर्थन कांग्रेस पार्टी की ओर नजर आता है। विपक्ष लगातार कहता है कि उनमें से ज्यादातर वादे पूरे नहीं हुए। आप 90% कह रहे हैं, जो बाकी 10% के जो वादे हैं, 1 साल से भी कम का वक्त अब बचा है करीब करीब चुनाव में, क्या रोड मैप है उसके लिए? देखिए, ऐसा है कि विपक्ष को तो बात करने का इस मामले में अधिकार ही नहीं। उन्होंने तो अपना कोई वायदा पूरा किया नहीं। अब 2000 जब वायदा उन्होंने पूरा किया नहीं, ना केंद्र ने ना राज्य ने, दोनों भारतीय जनता पार्टी। जबकि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की जो सरकार है जो अधिकांश वायदे पूरे कर रही है वो नज़र के सामने है। वो ऑनलाइन सिस्टम है आजकल, ये आंकड़े हमारे बनाए हुए नहीं हैं। तो ऑनलाइन सिस्टम के आधार पर भी जनता ने परिणाम भी दिया कि जितने भी उपचुनाव हुए हैं बाद में सब में कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है। जितने भी उपचुनाव हुए हैं नगरीय निकाय में एक तरफा जीत कांग्रेस पार्टी ने दर्ज किया है, हासिल किया है। इसका मतलब ये है कि जनता स्वीकार कर रही है और जनता ये देख रही है कि भाई ये पूरा प्रयास कर रहे हैं और अधिकांश वायदे इन्होंने पूरा कर दिया है और बाकी के वायदे में भी गंभीर हैं और उसमें भी लगातार विचार चल रहा है। तो जो बेहतर हो सकेगा वो राज्य सरकार करेगी। वन मंत्रालय की जिम्मेदारी भी आपके पास में है और छत्तीसगढ़ के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय बन जाता है। जल जंगल जमीन की बात लगातार कांग्रेस पार्टी करती भी है। जन घोषणा पत्र में भी वन अधिकार पत्रों के संदर्भ में जो पेंडिंग थे उसके संदर्भ में बात थी, लेकिन उस स्तर पर काम नहीं हो पाया। तो क्या आदिवासियों के बीच में एक मैसेज इसको लेकर जाएगा, तो उसको लेकर क्या तैयारी, क्या रणनीति? देखिए, छत्तीसगढ़ जो है वो 1,35,000 वर्ग किलोमीटर का है और इसमें 44.2% फॉरेस्ट है, वन। अब यदि भूभाग यदि देखेंगे तो लगभग 60,000 वर्ग किलोमीटर। अब वन क्षेत्रों में जो वर्तमान की स्थिति है, वन क्षेत्रों के बारे में जैसे आपने ये कहा कि भाई वन क्षेत्रों को लेकर उनको आदिवासियों में किसी प्रकार का कोई संदेश या मैसेज जाएगा क्या? तो वन क्षेत्रों को लेकर ही जो मैंने प्रारंभ किया कि जो एक करीब 13.5 लाख परिवार इसमें तेंदुपत्ता संग्रहण में है और ऑनलाइन पेमेंट उनको होता है
2,500 रुपये प्रति मानक बोरा के हिसाब से पहले दिया जाता था तत्कालीन सरकार में, और अभी 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा संग्रहण का मूल्य दिया जाता है। संग्रहण के बाद जब नीलाम होता है और अंतर की राशि जो मतलब उसको कलेक्शन का जो व्यय होता है, प्रशासनिक व्यय वगैरह सब मिला के जो बच जाता है, तो वो अंतर की राशि भी प्रॉफिट का जो होता है उसको प्रोत्साहन के रूप में उन्हीं को दे दिया जाता है जो संग्रहण करता है। इसके अलावा लघु वनोपज के संग्रहण में जो ट्राइफेड एक संस्था है जो भारत सरकार की है, उन्होंने जो आंकड़े प्रकाशित किए हैं, तो लगातार 2 सालों से आप देखते हैं कि पूरे देश का जो वनोपज खरीदी होता है उसमें 74% वनोपज जो है वो अकेले छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीदा है। और इस संबंध में जो पुरस्कार भारत सरकार के मंत्री खुद आए थे और मुख्यमंत्री निवास में उन्होंने इस बारे में पुरस्कार दिया है। तो वन क्षेत्रों में, अच्छा, जहाँ तक आपने अभी एक सवाल उठाया कि जो वन अधिकार पत्र के बारे में, तो वन अधिकार पत्र देने के मामले में भी तत्कालीन सरकार के समय जो प्रकरण बंद हो गए थे उस पर पुनर्विचार किया गया और पात्रता को देखकर वन अधिकार पत्र भी दिए गए। 4,74,000 वन अधिकार पत्र दिए जा चुके हैं और पूरे देश में छत्तीसगढ़ इस मामले में नंबर 1। परसा कोल ब्लैक को लेकर लगातार जिस तरह की स्थितियां बनी है, 2 ऐसे राज्य जहां पर कांग्रेस की ही सरकार है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, उसके बावजूद जिस तरह की परिस्थितियां बनी और उसके बाद अभी हाल ही में अपडेट निकल के आया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने उस ब्लॉक को रद्द करने की सिफारिश भी केंद्र को भेजी है। तो जहां दोनों ही राज्यों में एक ही सरकार है, समन्वय की दिक्कतें हैं, या ये जो जिस तरह की चीजें निकल के सामने आई, क्योंकि पार्टी के भीतर भी कई सारे इसको लेकर विरोध भी था, वहां पर भी किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए, परसा कोल ब्लॉक के मामले में ये निर्णय कोल ब्लॉक का भारत सरकार का होता है, छत्तीसगढ़ सरकार या कोई भी राज्य सरकार का नहीं होता। अलॉटमेंट भारत सरकार की तरफ से होता है और वो अलॉटमेंट जो हुआ उसमें फिर उसके आधार पर परसा कोल ब्लॉक में बहुत बड़े हिस्से में काम पूरा हो चुका है, कुछ ही हिस्सा बाकी है। तो इस तरीके से परसा कोल ब्लॉक में तो लगातार काम चल रहा है, वहाँ पे किसी प्रकार की कोई समस्या भी समझ में आती नहीं है। लेकिन जहाँ तक कोल से संबंधित कोई भी मामला है वो भारत सरकार के निर्णय पर ही आधारित होता है। अभी आपने कहा कि चुनाव लगातार जीत रहे हैं, आपने नगरीय निकाय चुनाव का भी जिक्र किया, उपचुनाव भी हुए, पहले 68 थे, बाद में 71 पर आज की स्थितियां हैं। लेकिन इन सब के बीच पार्टी के भीतर भी कई बार नाराजगी की स्थितियां भी निकल के सामने आ रही हैं। कई जगहों पर इस्तीफे भी हुए हैं, कवर्धा भी शामिल है, जांजगीर है, कोरिया है, इन जगहों पर पदाधिकारी इस्तीफे भी दे रहे हैं। तो ये स्थितियां क्यों आ रही हैं? जीत भी मिल रही है लेकिन कहीं ना कहीं क्या कोई निराशा है, दूसरी तरह की कोई चीजें हैं? मेरी जानकारी के हिसाब से कवर्धा में तो अब तक किसी ने इस्तीफा नहीं दिया है, और प्रजातांत्रिक व्यवस्था जहाँ भी होगा तो इस प्रकार का वाद विवाद चलता रहता है। लेकिन वो हमारे पार्टी के भीतर का मामला है, वो आपस में सुलझा भी लिया जाता है। और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में यदि आप किसी को बोलने का अवसर नहीं देंगे वो भी गलत है। तो लोग अपनी बात रखते हैं और समझ में आ जाता है तो शांत भी हो जाते हैं, तो कोई समस्या नहीं है इस प्रकार की। 2023 की मिशन की बात हम कर रहे थे अभी, कई जगहों से इस तरह की खबरें भी निकल के सामने आ रही कि विधायकों के कामकाज को लेकर भी नाराजगी जता रहे हैं लोग, क्योंकि भेंट मुलाकात के जरिए भी सीएम लगातार इलाकों में जा रहे हैं। तो सीएम के काम को लेकर, तो सीएम के चेहरे को लेकर तो लोगों में कहीं ना कहीं संतुष्टि है, लेकिन स्थानीय विधायक जो हैं उनके लिए जो नाराजगी की स्थितियां आ रही हैं, इसको पार्टी किस तरह से देख रही है? क्या आगे इसको लेकर रणनीति? जमीनी हकीकत क्या है इसको देखने के लिए मुख्यमंत्री जी पूरे राज्य में घूम रहे हैं और साथ में विधायक भी बैठते हैं। तो जब विधायक की उपस्थिति में आम जनता से बातचीत होती है तो बातचीत में वो अपनी समस्या भी बताते हैं, अपनी बात भी रखते हैं और कुछ विकास कार्यों के बारे में मांग भी रखते हैं, तो उसको तत्काल पूरा किया जाता है। और विधायकों को यदि मान लो किसी प्रकार की कोई नाराजगी है भी तो वो उसको दूर करने का, और यदि कोई काम नहीं हो पाया तो उसको कराने का मुख्यमंत्री जी की ओर से सीधा प्रयास किया जा रहा है। और मैं ऐसा समझता हूं कि समय आते आते तक सब ठीक हो जाए। कुछ आंतरिक सर्वे की बात भी लगातार आती है पार्टी के संदर्भ में, चूंकि आप बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में हैं पार्टी में, लिहाजा इसके संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? चूंकि आंतरिक सर्वे है, कई सारे ऐसे खासतौर पर फर्स्ट टर्म के जो विधायक हैं उनके कामकाज को लेकर भी नाराजगी है, तो क्या टिकट काटने के संदर्भ में भी कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं? आप इसको किस तरह से लेंगे? देखिए, टिकट वगैरह के मामले में तो सीधे हाईकमान वाली बात है। उसमें मतलब मैं अपने स्तर पे ये नहीं कह सकता कि किसी का टिकट काट रहे हैं या नहीं काट रहे हैं। लेकिन सर्वे क्यों किया जाता है? सर्वे इसलिए किया जाता है कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया जाता, इसलिए किया जाता है कि यदि कहीं कोई कमजोरी है तो उसको बताएं ताकि वो सुधार सके, और सुधार करके उसका परफॉर्मेंस बेहतर हो,
अच्छा प्रदर्शन करे और आगे चल के जीत हासिल करे, इसके लिए होता है। भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश में एक बड़े बदलाव किए हैं। तमाम जो चेहरे थे, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों, नेता प्रतिपक्ष हों, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में भी कांग्रेस पार्टी से इस वक्त आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी। ये जो बदलाव हुए हैं, इस बदलाव को किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये एक चुनौती के रूप में है? आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसमें कोई चुनौती वाली बात नहीं है और वो मतलब चाहते हैं कि उनकी पार्टी और बेहतर काम करे, तो वो उनका सोच है। उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है कि किसको रखते हैं, किसको हटाते हैं, किसको लाते हैं। तो इससे कांग्रेस को कोई फर्क पड़ रहा है, मैं ऐसा नहीं समझता। सीएम के एक तरह से चाणक्य की भूमिका में आप रहे हैं लगातार और कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, संकट मोचक की भूमिका में भी आपको देखते हैं। ये तमाम जो चीजें हैं, इसको लेकर किस तरह की रणनीति, क्या बात होती है आगे को लेकर? ना ही मैं चाणक्य हूँ, ना ही मैं संकट मोचक हूँ। मुख्यमंत्री जी स्वयं सक्षम हैं, खुद फैसला लेते हैं और आज की स्थिति में पब्लिक डिमांड जिसको बोलते हैं, एक फेस, चेहरा, वो भूपेश बघेल जी का बन चुका है। पिछले विधानसभा चुनाव में जन घोषणा पत्र में जो कर्ज माफी की एक बात थी और उसके अलावा 2500 रुपए में प्रति क्विंटल धान की खरीदी का एक मात्र, ये इसे एक मास्टर स्ट्रोक माना गया, जिसका असर व्यापक तौर पर हुआ भी। अब इस चुनाव में क्या इसी तरह की किसी और नए मास्टर स्ट्रोक की तैयारी? अब जहां तक कोई नए मास्टर स्ट्रोक की बात है, तो चुनाव घोषणा पत्र की एक समिति होती है, वो उसमें व्यापक विचार विमर्श करने के बाद ही मतलब जो तय होगा तो वो बात सामने आएगी। अभी प्रारंभिक स्तर पे इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। 2023 में क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं खुद के लिए, पार्टी के लिए? देखिए, ऐसा है कि 2023 में निश्चित रूप से जब पिछली बार हम 68 विधानसभाओं में जीत हासिल किए हैं, तो उससे ऊपर कई लक्ष्य है और उसको पूरा करेंगे सर? निश्चित रूप से पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए, इतना महत्वपूर्ण समय निकालने के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे छत्तीसगढ़ सरकार के कद्दावर मंत्री मोहम्मद अकबर साहब, जो आश्वस्त हैं कि जिस तरह की योजनाएं चल रही हैं और उन योजनाओं को खासतौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो काम किए हैं, उसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में भी दिखेगा। अब देखना है कि जनता कितनी मुखर हो पाती है और किस तरह से इस बातों पर मुहर लगाती है। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे 23 में प्रदेश, 24 में देश में एक और धुरंधर के साथ। जी, नमस्कार।